पोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विषम पोषण या परपोषी पोषण या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विषम पोषण या परपोषी पोषण। विषम पोषण या परपोषी पोषण। ध्यान दीजिएगा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विषम पोषण या परपोषी पोषण। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीव पर आश्रित होते हैं, विषम पोषण या परपोषी पोषण के अंतर्गत आने वाले जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव या स्वपोषी जीव पर आश्रित होते हैं, विषम पोषी जीव कहलाते हैं या परपोषी जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीव अर्थात वनस्पति, स्वपोषी जीव अर्थात वनस्पति व दूसरे जीव पर आश्रित या निर्भर होते हैं, विषम पोषी जीव या परपोषी जीव कहलाते हैं। परपोषी जीव कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया विषम पोषण या परपोषी पोषण कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, विषम पोषण या परपोषी पोषण के प्रकार। विषम पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राणी संपोषण। पहला होता है प्राणी संपोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तीसरा है
मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। तीसरा है मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। चौथा है सजीवी पोषण, सजीवी पोषण। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। पांचवा है कीट भक्षी पोषण, कीट भक्षी पोषण, कीट भक्षी पोषण, कीट भक्षी पोषण। पांचवा है कीट भक्षी पोषण। इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन। कीट भक्षी पोषण, इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन। प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण, मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं सिर्फ और सिर्फ जीव तथा सूक्ष्म जीव, जबकि सजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं जीव अर्थात सूक्ष्म जीव, जीव अर्थात सूक्ष्म जीव के साथ साथ सजीवी पोषण के अंतर्गत सूक्ष्म जीव के साथ आते हैं पादप, जबकि कीट भक्षी पोषण के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आते हैं पादप अर्थात वनस्पति। जबकि प्राणी संपोषण, होलोजैक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मृत जीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये तीनों के अंतर्गत आते हैं सिर्फ और सिर्फ जीव। सजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं जीव के साथ पादप, कीट भक्षी पोषण के अंतर्गत आते हैं सिर्फ और सिर्फ पादप। हम यहां पर डिटेल में अब डिस्कस करने जा रहे हैं प्राणी संपोषण। ध्यान, होलोजॉइक न्यूट्रिशन, ध्यान दीजिएगा, प्राणी संपोषण, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। होलोजॉइक न्यूट्रिशन, ध्यान दीजिएगा, प्राणी संपोषण, होलोजॉइक न्यूट्रिशन। ऐसे समस्त जीव जो भोजन के 5 प्रक्रिया से होकर जाते हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, तो ऐसे जीव कहलाते हैं प्राणी संपोषी जीव। तथा पोषण की यह प्रक्रिया प्राणी संपोषण कहलाती है। ऐसे समस्त जीव जो भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिष्करण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया प्राणी संपोषण कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जीव जिनमें भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण,
स्वांगीकरण व बहिष्करण की प्रक्रिया होती है प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं। प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया प्राणी संपोषण होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, प्राणी संपोषण कहलाती है। अर्थात किसी भी जीव में भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण तथा बहिष्करण की प्रक्रिया होती है। ऐसे समस्त जीव प्राणी संपोषी जीव कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया प्राणी संपोषण कहलाती है। अर्थात यहां पर भोजन का 5 प्रक्रिया से गमन होता है। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण के 5 चरण होते हैं। प्राणी संपोषण के 5 चरण होते हैं। पहला चरण है अंतर्ग्रहण, इंजेशन। दूसरा है पाचन, डाइजेशन। तीसरा है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। चौथा है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और पांचवा है लास्ट बहिष्करण, इजेशन। ध्यान दीजिएगा, यदि हम समस्त स्तनधारी जीव तथा मनुष्य की बात करते हैं तो ये सभी आते हैं प्राणी संपोषण के अंतर्गत। यदि हम मानव या स्तनधारी जीव के बारे में बात करते हैं तो हमारे शरीर में अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है मुख गुहा से। मुख और मुख गुहा से हम भोजन को अंदर लेते हैं। मुख गुहा के अंतर्गत आता है दांत, जीभ अर्थात जिह्वा तथा तालु, कठोर तालु तथा नरम तालु। हमारे मुख गुहा के ऊपर वाले भाग को कहते हैं तालु। और ये 2 प्रकार के होते हैं। सामने का भाग कठोर होता है, कठोर तालु। तालु का सामने का भाग कठोर होता है जिसे कहा जाता है कठोर तालु, और पीछे का भाग मुलायम होता है जिसे कहा जाता है नरम तालु। तो इस प्रकार मुख और मुख गुहा अर्थात दांत, जिह्वा, तालु के माध्यम से इंजेक्शन अर्थात अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है, अर्थात भोजन को अंदर लिया जाता है। इसके बाद पाचन की प्रक्रिया होती है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल तथा
पाचक ग्रंथियों के द्वारा आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनल तथा पाचक ग्रंथियों के द्वारा पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ध्यान दीजिएगा। पाचन में आहार नाल एलिमेंट्री कैनल तथा पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मुख्य कार्य होता है, अर्थात प्राणी संपोषी जीव में पाचन का कार्य करते हैं आहार नाल एलिमेंट्री कैनल व पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ध्यान आहार नाल का मतलब होता है हमारे शरीर में मुख से लेकर मल द्वार तक जो एक नली होती है इसे आहार नाल कहा जाता है, तथा पाचक ग्रंथियां डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब होता है इन आहार नाल से संबंधित ग्रंथियों को पाचक ग्रंथियां कहते हैं। अब ये पाचक ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। यदि आहार नाल के अंदर कोई पाचक ग्रंथि है तो उसे आंतरिक पाचक ग्रंथि कहते हैं, और यदि आहार नाल से बाहर से संबंधित कोई पाचक ग्रंथि है तो उसे बाह्य पाचक ग्रंथि कहते हैं। ओवरऑल पाचन का कार्य करते हैं आहार नाल व पाचक ग्रंथियां, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे चित्र के माध्यम से। अवशोषण का कार्य किया जाता है छोटी आंत के इलियम के द्वारा। छोटी आंत में होता है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इलियम, और इसी इलियम के माध्यम से पचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण करके ब्लड में, रक्त में मिलाया जाता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है ब्लड में जो पचित भोज्य पदार्थ आ चुके हैं वो जाते हैं हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के पास। कोशिकाएं उन पचित भोज्य पदार्थ को फिर से कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन, वसा तथा लिपिड में। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। अर्थात यह किया जाता है हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा। हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा स्वांगीकरण या एसिमिलेशन की प्रक्रिया की जाती है और कन्वर्ट किया जाता है पचित भोज्य पदार्थ को प्रोटीन, वसा व लिपिड में। प्रोटीन, वसा व लिपिड में कन्वर्ट किया जाता है। बहिष्करण, पाचन के बाद जो भोजन पच जाते हैं वो अंततः छोटी आंत के इलियम के द्वारा अवशोषित होते हैं। छोटी आंत के इलियम के द्वारा अवशोषित होते हैं और अंततः कोशिकाओं में, ब्लड में पहुंचकर प्रोटीन, वसा, लिपिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो भोजन नहीं पच पाते हैं वो जाते हैं छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में होता है मलाशय। तो ये अपचित भोजन जाता है मलाशय और मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत में होता है मलाशय और यह मल द्वार के माध्यम से मल के रूप में अपचित भोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो प्राणी संपोषण के 5 चरण होते हैं: अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, बहिष्करण, इजेक्शन। अंतर्ग्रहण इंजेक्शन का मतलब होता है कि भोजन मुख गुहा से हमारे शरीर के अंदर लिए जाते हैं। पाचन में
प्रमुख अंग होते हैं जो पाचन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, वो है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल व पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अवशोषण का कार्य करते हैं छोटी आंत का इलियम। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन करता है शरीर की विभिन्न कोशिकाएं जो पचित भोज्य पदार्थ को प्रोटीन वसा लिपिड में कन्वर्ट करते हैं। और बहिष्करण में पार्टिसिपेट करती है बड़ी आंत अर्थात मलाशय अर्थात मल द्वार। तो आगे हम प्राणी संपोषण को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। प्राणी संपोषण देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं भोजन। प्राणी संपोषण के 5 चरण को हम डायग्राम के ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। भोजन को सबसे पहले लिया जाता है मुख व मुख गुहा से, मुख व मुख गुहा से, माउथ एंड ओरल कैविटी या बकल कैविटी से शरीर के भीतर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर्ग्रहण। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है इंजेक्शन। भोजन को जब हम मुख के माध्यम से अपने पेट के अंदर, अमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर लेते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन। और ये मुख और मुख गुहा से भोजन अंदर जाता है और भोजन में जो भी भोज्य पदार्थ है अर्थात प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं का किया जाएगा पाचन। और प्रोटीन पचित होकर बन जाएगा अमीनो अम्ल, वसा पचित होकर बन जाएगा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल, और कार्बोहाइड्रेट पचित होकर बन जाएगा अंततः ग्लूकोज, जिसे छोटी आंत के इलियम के द्वारा हमारे ब्लड में मिला दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो यहां से भोजन में होता है, भोजन में पाया जाता है भोज्य पदार्थ। भोजन में होता है भोज्य पदार्थ अर्थात प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा फेज आता है पाचन का। यह भोज्य पदार्थ जो है हमारे भोजन में, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं का ही किया जाएगा पाचन। और पाचन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनल तथा पाचक ग्रंथियां व पाचक ग्रंथियां। पाचन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल तथा पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ध्यान दीजिएगा। अब इन भोज्य पदार्थ अर्थात प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का किया जाएगा पाचन। तो दूसरा फेज आता है पाचन। और पाचन की प्रक्रिया करती है आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियों के द्वारा। आहार नाल का अर्थ होता है मुख से लेकर मल द्वार तक जो हमारे शरीर में एक नली है, इसे कहा जाता है आहार नाल। और आहार नाल से संबंधित होते हैं पाचक ग्रंथियां। जो पाचक ग्रंथियां आहार नाल के अंदर ही पाए जाते हैं उन्हें आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहते हैं, जबकि जो पाचक ग्रंथियां आहार नाल
के बाहर से संबंधित होते हैं उन्हें बाह्यपाचक ग्रंथियां कहते हैं। तो इस प्रकार से आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है दूसरा फेज, यह होता है पाचन अर्थात डाइजेशन। पाचन अर्थात डाइजेशन। और इसके बाद पाचन के बाद अंततः यह भोजन पच जाता है जो कहलाएगा पचित भोज्य पदार्थ। पचित भोज्य पदार्थ। पाचन के बाद जो भोज्य पदार्थ पच जाएगा इसे कहेंगे पचित भोज्य पदार्थ। अर्थात प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन पचने के बाद बनता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। दूसरा वसा। वसा का पाचन होता है और वसा कन्वर्ट हो जाता है वसा अम्ल। वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में। वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में। और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसका पाचन होता है और यह अंततः कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। यह कन्वर्ट होकर बन जाता है ग्लूकोज। अर्थात पचित भोजन का अर्थ है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल तथा ग्लूकोज। इसके बाद यह पचित भोजन के अणु होते हैं छोटे, और जिन भोज्य पदार्थों का पाचन नहीं हो पाता है वो कहलाएंगे अपचित भोज्य पदार्थ। अपचित भोज्य पदार्थ के अणु या कण काफी बड़े होते हैं। छोटी आंत का दूसरा सिरा होता है इलियम। इलियम में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे पचित भोज्य पदार्थ अर्थात अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, यह छोटी आंत के इलियम से हमारे शरीर के रक्त में मिल जाते हैं। अर्थात अगली प्रक्रिया होती है अवशोषण। अवशोषण में पार्टिसिपेट करता है छोटी आंत का इलियम। छोटी आंत का इलियम अवशोषण में पार्टिसिपेट करता है छोटी आंत का इलियम। ध्यान दीजिएगा, अवशोषण में पार्टिसिपेट करता है छोटी आंत का इलियम। तो ये पचित भोज्य पदार्थ इलियम में रहते हैं और इलियम में रहते ही, छोटी आंत के इलियम में रहते ही, चूंकि इनके अणु छोटे होते हैं, ये इलियम से रक्त में जाकर मिल जाते हैं। ये इलियम से रक्त में जाकर मिल जाते हैं। तो छोटी आंत के इलियम से रक्त में आकर मिल जाता है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल तथा ग्लूकोज। रक्त में आकर मिल जाता है पचित भोज्य पदार्थ। पचित भोज्य पदार्थ। पचित भोज्य पदार्थ। पचित भोज्य पदार्थ का तात्पर्य है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और साथ ही साथ ग्लूकोज, ये आकर मिल जाते हैं हमारे रक्त से। तो इलियम इन पचित भोज्य पदार्थ को रक्त में मिला देता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। अवशोषण अर्थात अवशोषण की प्रक्रिया होती है इलियम, छोटी आंत के इलियम के द्वारा। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की प्रक्रिया होती है छोटी आंत के इलियम के द्वारा। आगे ये जो रक्त है अब अपने साथ लेकर चलता है पचित भोज्य पदार्थ अर्थात अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल तथा ग्लूकोज को। यह पचित भोज्य पदार्थ अब हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के पास पहुंचती है। रक्त के माध्यम से यह पचित भोज्य पदार्थ हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के पास पहुंचती है। शरीर की
विभिन्न कोशिकाओं के पास पहुंचती है। शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के पास पहुंचती है पचित भोज्य पदार्थ। अब ये हमारे शरीर की जो विभिन्न कोशिकाएं हैं, ये रक्त में से ले लेती है पचित भोज्य पदार्थ को, और ये कोशिकाएं अपने जरूरत के आधार पर इन पचित भोज्य पदार्थ को कन्वर्ट करती है, पचित भोज्य पदार्थ को कन्वर्ट कर देती है प्रोटीन, वसा तथा लिपिड में। प्रोटीन, वसा तथा लिपिड में इसे कन्वर्ट कर देती है। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण। चौथा यह है आपका स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, 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 एसिमिलेशन ध्यान दीजिएगा। अर्थात एसिमिलेशन में होता है कोशिकाएं पचित भोज्य पदार्थ, पचित भोज्य पदार्थ जो है आपका अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, इसको कन्वर्ट करती है फिर से अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर प्रोटीन, वसा तथा लिपिड में, प्रोटीन, वसा तथा लिपिड में। यह कन्वर्शन का काम करती है हमारे शरीर की कोशिकाएं अपने जरूरत के आधार पर। इसी प्रक्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। अब यह प्रोटीन, वसा, लिपिड कन्वर्ट होता है ऊर्जा में कोशिकाओं के द्वारा और हमें हमारे शरीर का पोषण करता है, अर्थात हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आगे है, यहां पर हम देखते हैं यह आपका छोटी आंत। छोटी आंत के पास छोटे छोटे छिद्र होते हैं छोटी आंत में, अर्थात यह अवशोषण का कार्य करता है और पचित भोज्य पदार्थ को रक्त में मिला देता है। लेकिन इलियम या छोटी आंत के पास अपचित भोज्य पदार्थ भी होता है जिसका पाचन नहीं हुआ होता है और उसके अणु कण बड़े होते हैं। तो इस प्रकार से इलियम या छोटी आंत उस अपचित भोज्य पदार्थ को बड़ी आंत के पास भेज देता है। जिन भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं हो पाया है, छोटी आंत अपचित भोज्य पदार्थ को बड़ी आंत के पास भेज देती है। तो इस प्रकार से अपचित भोज्य पदार्थ जो आएगा छोटी आंत के इलियम से, अपचित भोज्य पदार्थ, अपचित भोज्य पदार्थ जो आएगा छोटी आंत के इलियम से बड़ी आंत में, यह आता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में होता है मलाशय। तो यह अपचित भोज्य पदार्थ बड़ी आंत के मलाशय में पहुंचता है, बड़ी आंत के मलाशय में पहुंचता है और मलाशय से मल द्वार के माध्यम से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। बड़ी आंत में ही पाया जाता है मलाशय, बड़ी आंत में ही पाया जाता है मलाशय। तो इस प्रकार से अपचित भोज्य पदार्थ बड़ी आंत में आता है और बड़ी आंत से आ जाता है बड़ी आंत के मलाशय में, बड़ी आंत के मलाशय में, और मल द्वार के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से बड़ी आंत के ही द्वारा किया जाता है पांचवा अर्थात बहिष्करण। बहिष्करण, बहिष्करण में पार्टिसिपेट करता है बड़ी आंत अर्थात इजेशन। इन्हीं 5 प्रक्रिया को जिन जीवों के द्वारा किया जाता है उन सभी जीवों को कहा जाता है प्राणी संपोषी जीव, और इस पोषण को कहा जाता है प्राणी संपोषण। तो इस प्रकार से भोजन
मुख व मुख गुहा के माध्यम से अंतर्ग्रहित हुआ भोज्य पदार्थ का अर्थ होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। आहार नाल व पाचक ग्रंथियों के द्वारा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। प्रोटीन से बनता है अमीनो अम्ल, वसा से बनता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज। अब इन्हें कहा जाता है पचित भोज्य पदार्थ। पचित भोज्य पदार्थ को छोटी आंत के इलियम के द्वारा अवशोषित किया जाता है और रक्त में मिला दिया जाता है। ये पचित भोज्य पदार्थ अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज रक्त से मिलते हैं और हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते हैं। हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं अपने जरूरत के आधार पर फिर से इन पचित भोज्य पदार्थ को कन्वर्ट करती है प्रोटीन, वसा और लिपिड में। छोटी आंत में रहता है अपचित भोज्य पदार्थ जिनका पाचन नहीं हो पाया है। वो छोटी आंत की इलियम अपचित भोज्य पदार्थ को बड़ी आंत में पहुंचाती है। बड़ी आंत से संबंधित होता है मलाशय और वो अपचित भोजन मलाशय में जाकर एकत्रित होता है और मल द्वार के माध्यम से हमारे शरीर से बहिष्कृत हो जाता है, इजेक्शन उनका हो जाता है। इसका बहिष्करण होता है मल द्वार के माध्यम से और इस बहिष्कृत अपचित भोज्य पदार्थ को ही कहा जाता है मल, जो हमारे शरीर से मल द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। प्राणी संपोषण के अंतर्गत आने वाले जीव को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनके उदाहरण ध्यान दीजिएगा। प्राणी संपोषी जीव 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी। ध्यान दीजिएगा। प्राणी संपोषी जीव, प्राणी संपोषी जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शाकाहारी, शाकाहारी जीव, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। दूसरा होता है मांसाहारी, मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, कार्निवोरस। और तीसरा होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी, सर्वाहारी ओमनिवोरस। ध्यान दीजिएगा। जीव 3 प्रकार के होते हैं। प्राणी संपोषी जीव 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी हर्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनिवोरस। ध्यान दीजिएगा। ऐसे समस्त जीव जो अपने भोजन में पादप अर्थात वनस्पति का सेवन करते हैं शाकाहारी जीव कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं गाय, बैल, भैंस, बकरी, हिरण इत्यादि। ये सभी है शाकाहारी जीव, ये सभी है शाकाहारी जीव। दूसरा है मांसाहारी जीव। वे सभी जीव जो अपने भोजन में किसी दूसरे जीव का भक्षण करते हैं अर्थात मांस खाते हैं, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव में है अमीबा, हाइड्रा, बाघ, शेर, चीता इत्यादि। ये सभी है मांसाहारी जीव। आगे है सर्वाहारी या ओमनिवोरस। ऐसे जीव जो वनस्पति तथा दूसरे जीव का मांस खाते हैं सर्वाहारी जीव कहलाते हैं, ओमनिवोरस। इसके उदाहरण हैं कुत्ता, तिलचट्टा, कुत्ता, तिल चट्टा तथा मनुष्य या मानव।
ये सभी है सर्वाहारी, ओमनीओरस। तो प्राणी समपोषी जीव 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी, हर्बिवोरस, कार्निवोरस तथा ओमनीओरस। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं परजीवी पोषण। ध्यान दीजिएगा, अगला है परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, वे समस्त जीव जो किसी दूसरे जीव के भीतर या बाहर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया परजीवी पोषण कहलाती है। परजीवी पोषण 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी पोषण, अंतः परजीवी पोषण। वे समस्त जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। तथा वे सभी जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के भीतर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अंतः परजीवी कहलाते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, वे समस्त जीव, वे सभी जीव जो किसी दूसरे जीव के, जो किसी दूसरे जीव के भीतर या जो किसी दूसरे जीव के शरीर के, जो किसी दूसरे जीव के शरीर के भीतर या बाहर रहकर, भीतर या बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया, पोषण की यह प्रक्रिया परजीवी पोषण कहलाती है। परजीवी पोषण कहलाती है। पोषण की यह प्रक्रिया परजीवी पोषण कहलाती है। परजीवी पोषण के प्रकार, परजीवी पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पहला है बाह्य परजीवी पोषण, बाह्य परजीवी पोषण, बाह्य परजीवी पोषण। एक्टो पैरासिटिक, एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और दूसरा है अंतः परजीवी पोषण, अंतः परजीवी पोषण। एंडो पैरासिटिक, एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं बाह्य परजीवी पोषण को, बाह्य परजीवी पोषण को।
ध्यान दीजिएगा, बाह्य परजीवी पोषण अर्थात एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ध्यान दीजिएगा, एक्टो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वे सभी जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बाह्य परजीवी पोषक जीव कहलाते हैं। वे सभी जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। वे सभी जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर, जो किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, बाह्य परजीवी कहलाते हैं। बाह्य परजीवी कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया, पोषण की यह प्रक्रिया बाह्य परजीवी पोषण कहलाती है। बाह्य परजीवी पोषण कहलाती है। बाह्य परजीवी के उदाहरण है, बाह्य परजीवी के उदाहरण है जोंक, जूं, मच्छर, मक्खी तथा खटमल, ये सभी है बाह्य परजीवी। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंतः परजीवी पोषण। अंतः परजीवी पोषण अर्थात इंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इंडो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वे सभी जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के भीतर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अंतः परजीवी कहलाते हैं। अंतः परजीवी कहलाते हैं। अंतः परजीवी कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया अंतः परजीवी पोषण कहलाती है। अंतः परजीवी पोषण कहलाती है। अंतः परजीवी पोषण कहलाती है। पोषण की यह प्रक्रिया अंतः परजीवी पोषण कहलाती है। अंतः परजीवी के उदाहरण हैं सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के भीतर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उदाहरण है प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, एस्केरिस, फीता
फीता कृमि, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। तो ये है अंतःपरजीवी जीव। प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, एस्केरिस, फीता कृमि, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मृत जीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, अगला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मृत जीवी पोषण, अगला है मृत जीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, अगला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। वे सभी जीव जो सड़े गले मृत कार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी के उदाहरण हैं राइजोपस, म्यूकर, मशरूम, जीवाणु। ध्यान दीजिएगा, वे सभी जीव जो सड़े गले मृत कार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया मृत जीवी पोषण पोषण की यह प्रक्रिया मृत जीवी पोषण कहलाती है, मृत जीवी पोषण कहलाती है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहलाती है। मृत जीवों के उदाहरण हैं राइजोपस, म्यूकर, मशरूम तथा जीवाणु। राइजोपस, म्यूकर, मशरूम, जीवाणु, ये सभी है मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आने वाले जीव। वे सभी जीव जो सड़े गले मृत कार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया मृत जीवी पोषण कहलाती है। उदाहरण स्वरूप राइजोपस, म्यूकर, मशरूम, जीवाणु। आगे है सजीवी पोषण। ध्यान दीजिएगा, अगले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सजीवी पोषण, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सजीवी पोषण, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, सजीवी पोषण, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, इसके अंतर्गत पादप तथा जीव दोनों आते हैं, अर्थात पादप तथा सूक्ष्म जीव दोनों आते हैं। ऐसे जीव तथा वनस्पति या पादप जो किसी दूसरे जीव या वनस्पति के साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण करते हैं,
सजीवी पोषण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जीव तथा वनस्पति या पादप जो किसी दूसरे जीव या वनस्पति या पादप के साथ रहकर अपना पोषण करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं या अपना पोषण करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सजीवी कहलाते हैं। सजीवी कहलाते हैं। सजीवी कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया, पोषण की यह प्रक्रिया सजीवी पोषण कहलाती है। सजीवी पोषण कहलाती है। पोषण की यह प्रक्रिया सजीवी पोषण कहलाती है। यदि हम सजीवी के उदाहरण देखते हैं तो पहला इसमें जीव अर्थात सूक्ष्म जीव में देखते हैं। सूक्ष्म जीव या जीव जो होते हैं सजीवी, इसका उदाहरण है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु जो कि एक सजीवी होता है। दूसरा इसका पादप में उदाहरण है। पादप में उदाहरण है, पादप या वनस्पति में उदाहरण है लाइकेन। लाइकेन बेसिकली होता है शैवाल अर्थात एल्गी तथा कवक अर्थात फंगस का मिश्रित रूप कहलाता है लाइकेन। यहां पर शैवाल है पादप, शैवाल है पादप, जबकि कवक है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव और ये दोनों साथ रहकर सम्मिलित रूप में कहलाते हैं लाइकेन। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन शैवालों को खनिज तथा लवण की प्राप्ति होती है कवक से, और इस प्रकार से शैवाल भोजन बनाने के बाद कवक को भी देते हैं। अर्थात शैवाल को कवकों से प्राप्त होता है खनिज तथा लवण, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उस भोजन को स्वयं भी खाते हैं और कवक को भी, फंगस को भी देते हैं, और इन्हीं दोनों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है लाइकेन। तो यही है सजीवी पोषण। ऐसे जीव तथा वनस्पति या पादप जो किसी दूसरे जीव या वनस्पति के साथ रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं सजीवी कहलाते हैं। पोषण की यह प्रक्रिया सजीवी पोषण कहलाती है। उदाहरण है राइजोबियम जीवाणु तथा लाइकेन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कीट भक्षी पोषण। इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, अगला है इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन। कीट भक्षी पोषण। कीट भक्षी पोषण के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आते हैं पादप। हालांकि यहां पर कीट को खाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें निगल कर मैश करके छोड़ दिया जाता है और उनसे प्राप्त नाइट्रोजन से ये अपना जीवन यापन करते हैं। कीट भक्षी पोषण का अर्थ है इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन, ध्यान दीजिएगा, इंसेक्टिवरस न्यूट्रिशन। कीट भक्षी जीव
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। चूंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वहां पर उड़कर आने वाले कीड़े मकोड़ों को ये विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा पकड़ते हैं, उन्हें मैश करके उनसे नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, अर्थात वो मृत हो जाते हैं कीड़े मकोड़े। इन्हीं वनस्पतियों को कहा जाता है कीटभक्षी वनस्पति। कीटभक्षी 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 पोषण के अंतर्गत केवल पादप आते हैं, पादप या वनस्पति आते हैं। पादप या वनस्पति आते हैं। कीटभक्षी वनस्पति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। चूंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, चूंकि ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कीड़े मकोड़ों को विभिन्न प्रक्रिया द्वारा पकड़ते हैं, विभिन्न प्रक्रिया द्वारा पकड़ते हैं और अपने नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं। कीटभक्षी पोषण के अंतर्गत आने वाले जीव हैं कलश पादप। दूसरा है ड्रोसेरा और तीसरा है ब्लैडर वट। कलश पादप को घटपर्णी भी कहा जाता है। कीटभक्षी पोषण के अंतर्गत केवल वनस्पति या पादप आते हैं। कीटभक्षी वनस्पति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। कीटभक्षी वनस्पति चूंकि दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, अर्थात नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कीटभक्षी जीव कीड़े मकोड़ों को मारकर उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण है इन पादप जीवों का उदाहरण है, इनके अंतर्गत सिर्फ आता है पादप, अर्थात कलश पादप, घटपर्णी, ड्रोसेरा तथा ब्लेडर वट।